का डबल डोज 1 और 11 आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। तो आज खबरों का दिन है। अमित शाह की पश्चिम बंगाल यात्रा से लेकर रेल रोको आंदोलन और उन्नाव मॉक मिस्ट्री पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन इस बीच तस्वीरें आपको गृह मंत्री अमित शाह की दिखा रहे हैं, जो कि पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। ममता से सीधे तौर पर चुनावी रण अब शुरू हो चुका है, जिसमें अलग अलग जगहों का आज दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। इस वक्त आरती में हिस्सा लेते हुए सेवाश्रम पहुंचे हैं, जहां पर पूरे विधि विधान के साथ ये आरती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। 5वीं परिवर्तन यात्रा है ये, जिसका आगाज अमित शाह ने किया था, लेकिन इंद्रजीत कुंडू हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। इंद्रजीत, कहां पर हैं आप इस वक्त, और गृह मंत्री अमित शाह की जो तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं उसके बारे में विस्तार से बताइए। जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिन का दौरा आज से शुरू हो रहा है पश्चिम बंगाल में। आप देख सकते हैं इस वक्त विजुअल्स, वो भारत सेवाश्रम संघ के वहां गए हैं कोलकाता में। भारत सेवाश्रम के जो ऑफिस है वहां पे पूजा अर्चना हो रही है, आरती हो रही है, और उसके बाद वो सीधा हेलीकॉप्टर से रुख करेंगे दक्षिण 24 परगना का। वो ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जाता है। तृणमूल कांग्रेस का पूरा दबदबा है दक्षिण 24 परगना में, और बीजेपी को भली भांति मालूम है कि अगर उनको पश्चिम बंगाल चुनाव जीतना है तो दक्षिण बंगाल और दक्षिण 24 परगना जिला से ही गुजर के उनकी रथ जय यात्रा यहां से निकल सकती है। और यही कारण है कि लास्ट जो चरण है, 5वां चरण है परिवर्तन यात्रा का, उसका आज शुभारंभ अमित शाह दक्षिण 24 परगना से करेंगे। वो सीधा जाएंगे गंगा सागर, जो तीर्थ क्षेत्र है, गंगा सागर में जाके वो कपिल मुनि के आश्रम में माथा टेकेंगे, और उसके बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे, और जो 5वां चरण है परिवर्तन यात्रा का, उसको हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद एक घर में, माइग्रेंट लेबर के घर में वो खाना भी खाएंगे और एक रोड शो भी करेंगे। तो काफी कार्यक्रम आज अमित शाह का वहां पे है। लेकिन सबसे दिलचस्प ये बात है कि जब अमित शाह दक्षिण 24 परगना के दौरे में है, वही आज दक्षिण 24 परगना में ही ममता बनर्जी कर्मी सम्मेलन करेंगे, और तृणमूल कांग्रेस का एक बहुत बड़ा जनसभा भी वहां पे होगा, जहां पे खुद अभिषेक बनर्जी भी रहेंगे। तो दोनों ही पक्ष आज दक्षिण 24 परगना अपने घर में अपना जो सपोर्टर्स है उनसे बातचीत करेंगे। बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। प्रार्थना उन्होंने की, जो संस्थापक हैं भारत सेवाश्रम के। इंद्रजीत, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, लेकिन देखिए जिस तरह से अमित शाह जब बंगाल का दौरा करते हैं और उनका वो कार्यक्रम जिस प्लान के साथ आगे बढ़ते हैं, उसमें हर चीज बड़ा सोच समझकर तय की जाती है। भारत सेवाश्रम में गृह मंत्री अमित शाह का मौजूद होना एक आध्यात्मिक केंद्र में, जिसकी 125 साल ज्यादा पुरानी परंपरा है, एक बड़ी लेगेसी है। क्या मैसेज ये बंगाल के लोगों के लिए, भद्रजन के लिए लेकर आती है? बिल्कुल, भारत सेवाश्रम का जो इन्फ्लुएंस है पश्चिम बंगाल में, दक्षिण बंगाल में, वो काफी ज्यादा है। और जब दक्षिण 24 परगना की बात करें, वहां पे भी उनका आश्रम है, वहां पे भी उनका काफी इन्फ्लुएंस है। तो हर बार जब अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे में आ रहे हैं, पिछले 2 महीने में हमने देखा, कभी वो स्वामी विवेकानंद के घर में जाते हैं उत्तरी कोलकाता में, तो कभी वो शांति निकेतन चले जाते हैं, जहां पे विश्व भारती में जाके गुरुदेव के मूर्ति पर माथा टेकते हैं। तो हर बार ये कोशिश हो रही है कि बंगाल के संस्कृति के साथ, बंगाल के जो मनीषी है उनके साथ जुड़ने की कोशिश बीजेपी कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो तृणमूल का आक्रमण बीजेपी के ऊपर है कि बीजेपी एक बाहरी दल है जिसको बंगाल के संस्कृति और सभ्यता के बारे में नहीं मालूम है, उसको कहीं ना कहीं कॉर्नर करने की कोशिश, उस प्रोपागेंडा को इस दौरे से करने की कोशिश हो रही है अमित शाह द्वारा। यही कारण है कि बार बार कहीं ना कहीं किसी मनीषी के घर में जाते हैं। उसके साथ साथ जो हिंदुत्व एजेंडा है, जो हिंदुत्व का लहर फैलाने की कोशिश पश्चिम बंगाल में हो रही है, वो भी जारी है। क्योंकि हर बार वो आते हैं तो कहीं ना कहीं एक मंदिर विजिट करते हैं। जब वो बांकुरा जाते हैं, बीरभूम जाते हैं, वहां पे तारापीठ से आप देख लीजिए, पिछला चरण जो था परिवर्तन यात्रा का, वो तारापीठ मंदिर से हुआ। पिछली बार जब आए थे तो दक्षिणेश्वर मंदिर गए थे, और अभी भारत सेवाश्रम जा रहे हैं, और कुछ देर में गंगा सागर में कपिल मुनि का आश्रम भी होगा। तो ये दोहरा नीति भाजपा का जरूर है, और जब जब अमित शाह यहाँ पे आते हैं तब
ये फैसला हो जाता है कि कहीं ना कहीं जितने सारे भी मंदिर है उनके रूट में वहां पे वो जाएंगे, माथा टेकेंगे और एक मैसेज देने की कोशिश होगी। पश्चिम बंगाल के हिंदू वोटरों को कहीं ना कहीं लुभाने की कोशिश भी जारी है। बिल्कुल, स्वामी प्रणवानंद जिनका ये केंद्र है, एक आध्यात्मिक चेतना पैदा करना सामाजिक कार्यों में भारत सेवाश्रम की एक बड़ी अहम और गहरी पश्चिम बंगाल में, न सिर्फ पश्चिम बंगाल में बल्कि पूरे देश में एक लेगेसी है, उसका अपना एक इतिहास है। और इस बीच देखिए, आज के दौरे की शुरुआत अगर अमित शाह वहां से कर रहे हैं तो इसका बड़ा संकेत है। कुछ देर पहले उन्होंने स्वामी प्रणवानंद की तस्वीर के आगे आरती उतारी, ध्यान किया और अब आप देख रहे हैं कि वहां पर जो लोग वहां काम कर रहे हैं, जो वहां पर सदस्य कार्यरत हैं, उनके साथ में भी एक संवाद यहां पर हो रहा है। और जिस बात की जानकारी हमें अभी इंद्रजीत दे रहे थे कि यहां से जब देखिए दक्षिण 24 परगना पहुंचेंगे, जहां पर मुस्लिम आबादी ही 35% है, तो बड़ी तैयारी के साथ सोच समझकर दौरा प्लान किया गया है। कहां किन एरियाज में किन लोगों से मुलाकात करनी है और इनके अपने आप में बड़े चुनावी मैसेज, बड़े पॉलिटिकल मैसेज। बिल्कुल, संस्कृति, सभ्यता और इतिहास से जुड़ने की यहाँ पर बीजेपी की एक अहम कोशिश और 5वें चरण का आगाज। आज जिस तरीके से ये पूरा दौरा प्लान किया गया है, बेहद व्यस्त कार्यक्रम अमित शाह का होने वाला है। इंद्रजीत, ये जो तमाम मंदिर आपने गिनाए, चाहे वो तारापीठ मंदिर हो, दक्षिणेश्वर मंदिर हो, और आज जिस जगह पर इस वक्त वो मौजूद है भारत सेवाश्रम, इसका भी एक अपना इतिहास है जिसके बारे में मीनाक्षी जानकारी देती है। लेकिन इंद्रजीत, जिस तरीके से बंगाल की सियासत इस वक्त देवी देवताओं और खासतौर पर हिंदुत्व को लेकर आर पार की जंग जारी है, ऐसे में जो 2 दिवसीय दौरा है उस पर सबकी निगाहें अमित शाह की इस बात पर टिकी हुई है कि कौन कौन सी जगह पर वो जाएंगे जिन्हें खास तौर पर प्रतीक और प्रतिबिंब माना जाता है हिंदू सभ्यता का। इस प्रकार का बहुत सा जी हाँ, बिल्कुल, ये एक अजीब किस्म का एक इलेक्शन देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल में। पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं, कुछ दिन पहले दिलीप घोष ने जिस तरह का बयान दिया था मां दुर्गा पे, उस पर एक बहुत बड़ा बवाल छिड़ गया, तृणमूल ने आक्रमण कर दिया बीजेपी पर। तो कहीं ना कहीं लगता है कि धर्म और राजनीति एक हो रही है इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में, और देवी देवता इशू बन गए हैं, जहां पे लोगों का जो इशू है, वो आम आदमी का जो इशू है, वो सेंटर स्टेज पे होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है। और यही कारण है कि बार बार आप देखें कि जो हिंदुत्व का लहर जो बात हो रही है बीजेपी के तरफ से कि हिंदू वोट को पोलराइज करने की कोशिश हो रही है। और आपने सही फरमाया कि दक्षिण 24 परगना में एक बड़ी तादाद में मुस्लिम आबादी भी है। तो जब अमित शाह आज जा रहे हैं तो वह कपिल मुनि के आश्रम में जाएंगे, गंगा सागर। ये एक बहुत ही मशहूर तीर्थ क्षेत्र है। हर साल गंगा सागर मेला जब होता है तो पश्चिम बंगाल सरकार और ममता बनर्जी की तरफ से भी काफी अरेंजमेंट किया जाता है, क्योंकि ममता बनर्जी को भी मालूम है वो कितना अहम है। और वही आज सेंध लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। अमित शाह खुद वहां पे जाएंगे, कपिल मुनि के आश्रम में वो पूजा अर्चना करेंगे और तब शुरू करेंगे अपना परिवर्तन यात्रा। और देखिए, जितने भी परिवर्तन यात्रा के रूट है वो कहीं ना कहीं कुछ तीर्थ स्थानों से गुजरते हुए कोलकाता की तरफ रवाना हो रही है। 5 रथ, बीरभूम के तारापीठ हो या जब कुछ बिहार आए थे कुछ दिन पहले अमित शाह, और तीसरी दफा का रथ का जब उन्होंने उन्मोचन किया तब वो मदन मोहन मंदिर गए थे कूच बिहार में। वो भी बहुत एक मशहूर मंदिर है कूच बिहार जिले में। तो हर जगह पे हिंदू सेंटिमेंट को कहीं ना कहीं छूने की कोशिश अमित शाह के द्वारा हो रही है, और यही कारण है कि उसका ये ट्रिप बहुत केयरफुली प्लान किया जाता है, ताकि हर जगह पे कहीं ना कहीं कुछ मंदिर या आध्यात्मिक जगह वो पहुंच पाए। और आज जब शाम को वापस आएंगे वो कोलकाता, तो ऋषि औरोबिंदो के घर में म्यूजियम में जाएंगे, औरोबिंदो भवन कोलकाता में, वहां पे जाएंगे। तो बंगाल के जो मनीषी है उनको कहीं ना कहीं नमन करने की कोशिश है, और बीजेपी चाहती है उनसे जुड़ के, या नेताजी हो या रविंद्रनाथ टैगोर हो, स्वामी विवेकानंद हो, इन सब से जुड़ के तृणमूल का जो निशाना है बीजेपी के तरफ कि वो एक बाहरी पार्टी है, उसको कहीं ना कहीं उस प्रोपेगेंडा को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश अमित शाह के द्वारा हो रही है। तो आज का ये दौरा बहुत अहम, जिसकी पल पल की जानकारी इंद्रजीत भी हमें दे रहे हैं। अब यहाँ से आगे गंगा सागर की तरफ जाएंगे, कपिल मुनि के आश्रम का भी वो रुख करेंगे। लेकिन बड़ा दिलचस्प ये देखना है कि जिस तरह से बंगाली अस्मिता और इसी बंगाली अस्मिता के इर्द गिर्द, चाहे ममता बनर्जी के कैंपेन हो, बीजेपी के कैंपेन हो, बड़ी प्रमुखता से वो आगे बढ़ रहे हैं, जिसका जिक्र भी इंद्रजीत कर रहे थे। और आज के दिन, यानी ये 2 दिन का जो कार्यक्रम गृह मंत्री का है, इसमें भी जो गतिविधियां और मुलाकातें उनकी पब्लिक अपीयरेंसेस प्लान की गई हैं, वो इन्हीं बातों के इर्द गिर्द दिखाई दे रही हैं। लेकिन इंद्रजीत,
सवाल ये भी है कि आज दक्षिण 24 परगना में ही देखिए अमित शाह भी होंगे और ममता बनर्जी भी होंगी, और कल के दिन यानी गृह मंत्री के दौरे से ठीक पहले राज्य के मंत्री के ऊपर हमला हो जाता है। राज्य की कानून व्यवस्था, ये तो एक और मौका मिल गया यहाँ पर बीजेपी के बड़े नेताओं को ममता बनर्जी पे हमला करने का। जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त हम लोग कोलकाता के एसएसकेएम हॉस्पिटल में हैं। आपको दिखा दे, ये है मेरे पीछे ट्रॉमा केयर सेंटर, जहां पे राज्य के मंत्री जाकिर हुसैन भर्ती है। कल रात को उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ मुर्शिदाबाद में। एक स्टेशन के अंदर प्लेटफॉर्म के ऊपर वो हमला हुआ उनके ऊपर। इस वक्त सीआईडी की जांच चल रही है और कुछ ही देर में पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद यहाँ पे आएंगी उनसे मिलने। उनका ऑपरेशन चल रहा है और 20 लोग घायल हुए हैं। कि ये एक बहुत ही बड़ा अटैक था, जो पिछले कई सालों में जब माओइस्ट प्रॉब्लम थी पश्चिम बंगाल में तब इस तरह का अटैक देखने को मिलता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसा देखने को नहीं मिला है। सबको शॉक लगा है इस अटैक से। बीजेपी ने ये ऐलान कर दिया है कि ये तृणमूल के अंदरूनी कलह के वजह से ये अटैक किया गया है। तृणमूल ने अभी तक बीजेपी का नाम नहीं लिया है, लेकिन ये कहा जा रहा है तृणमूल की ओर से कि ये एक सोची समझी साजिश थी, और क्योंकि ये रेलवे स्टेशन के अंदर हुआ है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, आरपीएफ की जिम्मेदारी है। आपको ये भी मानना पड़ेगा कि मुर्शिदाबाद जिला कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। वो अधीर रंजन चौधरी जो पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रमुख है, उनका भी गढ़ माना जाता है। तो क्या ये कांग्रेस की साजिश है, क्या यह बीजेपी की साजिश है? यही सवाल पूछ रही है तृणमूल कांग्रेस और मांग कर रही है एक निष्पक्ष जांच की इस वक्त। इंद्रजीत, आप बने रहे हमारे साथ, लेकिन इस बीच देखना यह भी बेहद दिलचस्प है कि बंगाल का ये जो संघर्ष है ये सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं बल्कि एक खूनी संघर्ष के तौर पर भी सामने आ रहा है। लगातार टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमले हो या फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर। इंद्रजीत, जिस पार्टी को 1.5 व्यक्तियों की पार्टी बीजेपी बता रही है, उसी पार्टी के कई अहम नेता उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किए हैं, जिनका अपना अपने क्षेत्र में दबदबा है, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हो या फिर अलग अलग जो क्षेत्र जिनकी बात कर ले। लेकिन ऐसे में देखना यह भी दिलचस्प है कि 1.5 लोगों की पार्टी जो बीजेपी से बता रही है, अपनी तो पूरी ताकत झोंक दी है। वहां पर जेपी नड्डा हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, सब एक एक करके पहुंच रहे हैं। सभी अहम चेहरे और प्रमुख चेहरे यहां पर दौरा कर रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हमारे संघ के कार्यकारी, बिल्कुल, ये फाइट बीजेपी 11 वर्सेस ममता बनर्जी 11, जिसमें सिर्फ ममता बनर्जी प्लेयर है और कप्तान है, क्योंकि तृणमूल की ओर से फ्रंट फुट पे सिर्फ एक ही नेता है और उनका नाम है ममता बनर्जी, और उसके साथ साथ कुछ हद तक अभिषेक बनर्जी। यही कारण है कि बीजेपी कह रही है कि 1.5 नेताओं का पार्टी है, लेकिन चेहरा तो सबसे प्रमुख तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी है। चाहे वो अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब पलटवार होता है, जब फिर से रैली करने की कोशिश होती है, तब ममता बनर्जी सामने से अटैक करती है। और यही कारण है कि जब शुभेंदु अधिकारी का कार्ड बीजेपी ने खेला तो ममता बनर्जी ने यह ऐलान कर दिया कि नंदीग्राम से वो खुद लड़ेंगी, ताकि चुनावी ये जो ब्यूगल बज गया है और लड़ाई है उसके सामने से वो खुद नेतृत्व दे। और उसके साथ साथ 22 तारीख को पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से आने वाले हैं। हुगली में उनका जनसभा होगा। बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। इंद्रजीत, लौटेंगे आपके पास, लेकिन अमित शाह के दौरे से पहले कल जिस तरह की परिस्थिति दिखाई दी, जहां पर राज्य के मंत्री पर हमला हो गया, रिपोर्ट देखिए। बंगाल में मंत्री भी महफूज नहीं। ममता के मंत्री पर बम से हमला। रेलवे स्टेशन पर देसी बम से हमला। हमले में जाकिर हुसैन को आई चोटें। बंगाल में चुनाव का रक्त चरित्र। ये वीडियो पश्चिम बंगाल के मंत्री जाकिर हुसैन पर मुर्शिदाबाद में हुए बम हमले का है।
वीडियो देखिए, जाकिर हुसैन अपने समर्थकों के साथ सामने आते दिख रहे हैं, लेकिन तभी एक धमाका होता है और छा जाता है धुएं का गुबार। धुआं छटने के बाद फिर जो मंजर दिखता है तो सामने दिखते हैं दर्द से तड़पते लोग। ये वीडियो मुर्शिदाबाद के निमटीटा रेलवे स्टेशन का है। मंत्री जाकिर हुसैन कोलकाता जाने के लिए ट्रेन पकड़ने रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। उनके साथ उनका भांजा और तमाम समर्थक भी मौजूद थे। जब वो ट्रेन की तरफ बढ़ रहे थे तभी ये धमाका हुआ। हमले के फौरन बाद जाकिर हुसैन को मुर्शिदाबाद जिला अस्पताल में प्रारंभिक उपचार देकर कोलकाता रवाना कर दिया गया। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर प्रधानमंत्री चिंतित हैं। पहली बार उन्होंने ये कहा है कि बढ़ती कीमतों पर यूपीए सरकार को कसूरवार ठहराया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि अगर ऊर्जा आयात कम करने की कोशिश की जाती तो बोझ नहीं पड़ता। हालांकि कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि तेल की कीमत बढ़ाकर बजट घाटा दूर कर रही है सरकार। I do not want to criticize anyone, but I want to say, had we focused on these subjects much earlier, our middle class would not be burdened. पेट्रोल की कीमतों पर पीएम भी चिंतित हैं। पहली बार उन्होंने कुछ बोला है। ये सोचने के लिए कहा है कि भारत जैसे देश में तेल गैस के आयात पर निर्भरता कम करने पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया गया। पीएम ने खुद आंकड़े बताए कि भारत ने 2019-20 में अपनी घरेलू मांग पूरी करने के लिए 85% तेल आयात किया था, 53% गैस का आयात किया गया। क्या भारत जैसी विविधता और प्रतिभा वाले देश इस तरह से किसी पर निर्भर रह सकता है? Our government is sensitive to the concerns of the middle class. That is why India is now increasing the focus on ethanol to help farmers and consumers. पीएम ने ये कहा कि वो किसी की आलोचना नहीं करना चाहते, फिर भी इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए था कि बाहर से महंगे तेल और गैस पर हम कब तक डिपेंड रहेंगे। लेकिन एक तरह से पीएम ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर पहले की सरकारों को कटघरे में खड़ा कर दिया। अपनी बातों से विपक्ष से सवाल पूछ लिए जो पेट्रोल डीजल की कीमतों पर हमलावर हैं। लेकिन ये राजनीति अब पीएम मोदी के बयान के बाद और भड़क सकती है। विपक्ष के पास मौका भी है क्योंकि पेट्रोल की कीमतों पर आग लगी है, लोग परेशान भी हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर में तो नॉर्मल पेट्रोल भी 100 रुपए के पार पहुंच चुका है। अलवर में 97 रुपए में पेट्रोल बिक रहा है। दिल्ली में पेट्रोल 89 रुपए लीटर के पार हो चुका है। मुंबई में 96 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है। इस एनडीए भाजपा सरकार ने इस मुल्क का पूरी तरह से दिवालिया निकाल दिया है। बजट में जो वित्तीय घाटा है वो 18 लाख करोड़ रुपया है। सरकार ने पिछले साल 34 लाख करोड़ रुपया लगभग खर्चा था और इनको राजस्व सिर्फ 15 लाख करोड़ रुपया आया है। वो जो गैप है उसकी भरपाई करने के लिए ये लोगों के ऊपर दमनकारी पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो थोप रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है, जो कच्चा तेल लगभग 23 रुपए प्रति लीटर भारत सरकार को मिलता है, उसके ऊपर रिफाइनरी प्रोसेसिंग का दाम जोड़ दें तो वो करीब 27 रुपए पड़ता है। वो आज 90 रुपए देश के अंदर बेचा जा रहा है। 27 रुपए की चीज के ऊपर 60 रुपए से ज्यादा टैक्स लगा के 90 रुपए दिया जा रहा है। ये तो चोर बाजारी है, ये तो लूट है। पेट्रोल डीजल की कीमतें लोगों को चुभ रही हैं और सरकार के पास इस बात का कोई ठोस बचाव नहीं है कि आखिर पेट्रोल डीजल इतना महंगा क्यों है। दिल्ली के ही उदाहरण से समझिए कि 32 रुपए के बेस प्राइस वाले पेट्रोल पर करीब 33 रुपए की एक्साइज ड्यूटी और करीब 20 रुपए का वैट मिलाकर करीब 53 रुपए टैक्स वसूला जा रहा है और इससे पेट्रोल की कीमत 89 रुपए के पार पहुंच गई। इसके बीच ही
कांग्रेस इस बात पर हमलावर है कि जब मनमोहन सरकार के दौरान 2014 में क्रूड का दाम $108 प्रति बैरल था तो पेट्रोल ₹71.51 लीटर मिलता था। अब जब कच्चे तेल का दाम $61 प्रति बैरल है तो पेट्रोल सेंचुरी क्यों लगा रहा है? क्यों तेल के दाम कम नहीं किए जा रहे? ये बात भी सच है कि भारत में पेट्रोल पड़ोसी देशों से सबसे महंगा है और पेट्रोल डीजल की कीमतें सबको परेशान कर रही हैं। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि मध्यम वर्ग की चिंताओं के प्रति वो संवेदनशील है, तो क्या सरकार कोई रास्ता निकालेगी? आज तक ब्यूरो। अहमदाबाद में थे, इनका बहुत गहरा असर मेरे जीवन पर भी है। उन्होंने, मैं जब युवावस्था में था तब एक सेवा कार्य के अंदर परिचय आया, आना जाना शुरू हुआ और फिर मैं बार बार भारत सेवाश्रम संघ के आश्रम रोड स्थित मंदिर के अंदर जाता था। उनके पास से मुझे प्रणवानंद जी के जीवन के बारे में, उनके उपदेश के बारे में, उन्होंने दिए हुए लक्ष्यों के बारे में ढेर सारी जानकारी मिली। तब मैं आश्चर्यचकित हो जाता था कि घोर अंधकार के युग के अंदर वो सन्यासी इतनी स्पष्टता के साथ देश और धर्म दोनों की सेवा एक ही है। अभी देश की सेवा प्रथम कदम पर करने की जरूरत है, इतनी स्पष्टता के साथ कैसे सोच सकता है। और मैं मानता हूं कि उनके बताए हुए रास्ते पर भारत सेवाश्रम संघ ने देश भर में जो सेवा प्रकल्प किए हैं, इसके अंदर न सिर्फ प्रामाणिकता तो रही ही, परंतु इसके साथ साथ सेवा, समर्पण, त्याग, परिश्रम, इसकी पराकाष्ठा कर एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण सेवा कार्य करने वाले सभी संगठनों के लिए, सभी धार्मिक संगठनों के लिए भारत सेवाश्रम संघ ने प्रस्तुत किया है। और मुझे श्रद्धा है कि यही रास्ते पर अनेक सालों तक, अनेक दशकों तक ये संस्था मां भारती की सेवा करती रहेगी, हमारे धर्म की सेवा करती रहेगी और सबको संगठित कर हमारी कल्पना का हिंदुस्तान बनाने के लिए निश्चित रूप से ही आप सब करें। आज हम सब यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ रहकर आपके साथ संवाद कर रहा हूँ और ये भूभाग अगर आज भारत में है तो उसमें स्वामी प्रणवानंद जी का बहुत बड़े भूमिका है। अगर उन्होंने ये प्रेरणा श्यामा प्रसाद जी को न दी होती और भंग न होता तो शायद यहाँ पर आज बांग्लादेश में वो भंग की जो घटना थी, जो प्रणवान जी के प्रेरणा से हुई, इसी के कारण आज पश्चिम बंगाल का यहाँ पर अस्तित्व है। और मैं मानता हूं कि विभाजन के उस वक्त में जब बड़ी आपाधापी थी, स्थिर बुद्धि के साथ चिरकाल तक देश पर असर पहुंच सके, ऐसे देश हित के निर्णय जो हुए, इसमें श्यामा प्रसाद जी और स्वामी प्रणवानंद का बहुत बड़ा योगदान है। देश को और मैं आज भी मानता हूं कि इन्होंने स्वधर्म और स्वराज की जो बात करी थी वो तभी पूरी हो सकती है जब उनकी कल्पना के भारत की हम निर्मिति करें। और आज मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि नरेंद्र भाई के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री जो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, वो उसकी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और आज भारतीय संस्कृति को, हमारे संस्कार को, हमारी जीवन परंपरा को पूरी दुनिया सम्मान के साथ देखती है, पूरी दुनिया सम्मान देती है। इस दिशा में हम काफी कुछ कर पाए हैं। मैं आज यहाँ आया हूँ, जब से मैं इस भवन के अंदर कदम रखा, मुझे मालूम है यहाँ प्रणवानंद जी के जीवन के कई साल बीते। यहाँ आने के बाद चेतना और ऊर्जा प्राप्त कर मैं जा रहा हूँ और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि चेतना और ऊर्जा निश्चित रूपे 100% देश को प्रणवानंद जी की कल्पना का देश बनाने के लिए ही काम है। भारत सेवाश्रम संघ जिस प्रकार से आज भी मूल चीजों को लेकर, मूल बातों को लेकर
अपने आप को स्थिर रखे हुए हैं वो बहुत कम संस्थाएं कर पाती हैं। और इसलिए मेरा मानना है कि स्वामी प्रणवानंद जी के जीवन, उनका जीवन कवन, उनका उपदेश भारत के ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक पहुंचे। इसलिए आप सब जो सन्यासी कर रहे हैं, इसके साथ में हम सब भी क्या कर रहे हैं, कर सकते हैं, वो अगर स्वामी जी हमें जोड़ेंगे तो मुझे भी बड़ा आनंद होगा। और जितना भारत का युवा युगाचार्य प्रणवानंद जी को पढ़ेगा, उतना सारे उसके मन में से कंफ्यूजन, शंकाएं, संदेह सारी इसका निरसन होकर एक स्थिर मार्ग पर वो चलकर हमारे कल्पना के भारत का निर्माण करेगा। मैं अतः आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरी पार्टी प्रणवानंद जी के उद्देश्यों को लेकर इतनी ही चिंतित है, इतनी ही कर्तृत्ववान है जितना भारत सेवाश्रम संघ है। अतः मैं मेरे सभी साथियों की ओर से आप सभी ने यहाँ पर हम सबका जो स्वागत किया और प्रणवानंद जी के स्थान के दर्शन करने का लाभ दिया, इसलिए हृदय से मैं आप सबका धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम। खूब खूब धन्यवाद जी। मैं एक छोटा सा ये आपसे प्रश्न में रखना चाहूंगा। को यहाँ इस कार्यक्रम से सुन रहे थे, भारत सेवा आश्रम के इस कार्यक्रम से, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि मेरा अपना निजी अनुभव भी जो है वो एक गहरे प्रेम से इस संस्थान के साथ जुड़ा है। जिस तरह का काम ये संस्थान समाज के लिए करता रहा है, खासतौर पर पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए, वो उल्लेखनीय है। इससे पहले 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संस्थान के कार्यक्रम को संबोधित किया था। लेकिन आज गृहमंत्री जब यहाँ पहुंचे हैं तो वहां पर उन्होंने सन्यासियों से बात की, जो कार्यकर्ता है संस्थान के उनसे बात की। संगठन ने पूर्वोत्तर में काफी काम किया, खासकर प्राकृतिक आपदा के समय इस संगठन का कार्य काफी प्रशंसनीय रहा है। और यही वजह है कि आज जब गृहमंत्री यहाँ पहुंचे हैं तो उन्होंने न सिर्फ वहां पर लोगों से मुलाकात की, बल्कि स्वामी प्रणवानंद को भी याद किया, उनके कार्यों का उल्लेख किया। लंबा चौड़ा और व्यस्त कार्यक्रम आज गृह मंत्री अमित शाह का रहने वाला है, जो आपको हम दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। 2:20 पर शरणार्थी परिवार के घर पर भोजन का कार्यक्रम है। वहीं 3 बजे काकद्वीप से रोड शो है अमित शाह का। 5 बजे अरविंदो भवन कोलकाता पहुंचेंगे अमित शाह। तो आज का ये 2 दिवसीय दौरे का आगाज हो चुका है। 12:15 बजे अब से कुछ ही देर बाद कपिल मुनि आश्रम गंगा सागर पहुंचेंगे हेलीकॉप्टर द्वारा। यूपी के उन्नाव में खेत में बेहोशी की हालत में मिली 3 नाबालिग दलित लड़कियां। डॉक्टर्स ने 2 को मृत घोषित किया, तीसरी गंभीर हालत में कानपुर रेफर। पीड़ित परिवार के गांव असोहा पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी। लखनऊ से आईजी और डीआईजी भी गांव के लिए निकले। गांव में भारी पुलिस बल तैनात। आगरा में सरेआम महिला दारोगा से छेड़छाड़, बाइक सवार बदमाशों ने रोका रास्ता। यूपी के श्रावस्ती में निर्माणाधीन पेट्रोल पंप का पिलर गिरा, मलबा ढहने से एक मजदूर की मौत। पश्चिम बंगाल में फिर बहा खून, बीती शाम मुर्शिदाबाद में ममता सरकार में मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हमला। अमित शाह का 2 दिवसीय बंगाल का दौरा भारत सेवा संघ आश्रम के साथ आरती से शुरू। दक्षिण 24 परगना में 5वीं परिवर्तन रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे अमित शाह। नारायणपुर गांव में रिफ्यूजी परिवार के घर करेंगे भोजन। शाह के दौरे के दिन ममता भी एक्शन में, डायमंड हार्बर में करेंगी जनसभा। किसानों के चक्का जाम से पहले बिहार में दिखा ट्रेलर, जन अधिकार पार्टी का भभुआ में रेलवे पटरी पर प्रदर्शन। दिल्ली से हरियाणा तक रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की छात्रावास में मिला कट्टा, छात्रों का हंगामा। गुस्साए छात्रों ने चीफ प्रॉक्टर पर किया हमला। छात्रों ने बीएचयू के मुख्य गेट को किया बंद, आरोपी छात्र की गिरफ्तारी की मांग। मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे का भयानक वीडियो, दुल्हन की गाड़ी से टकराई बेकाबू कार। हादसे में दूल्हे के चचेरे भाई की मौत, 12 लोग जख्मी।
मेरठ में बारात से लौट रहे मेहमानों के साथ मारपीट, डीजे पर नाचने के नाम पर हुआ था विवाद। कन्नौज में सीओ के सामने आत्महत्या की कोशिश, हिस्ट्री शीटर पति के खिलाफ कार्रवाई से थी खफा। अलीगढ़ में प्यार में नाकाम होने पर प्रेमी प्रेमिका ने खाया जहर, दोनों की हुई मौत। लखनऊ में युवती ने हाथ की नस काटकर ओवरब्रिज से कूदकर दी जान। अमृतसर में महिला ने की खुदकुशी, 5 साल पहले हुई थी मृतका की शादी। मुजफ्फरपुर में होटल में खाने के बिल को लेकर बवाल, अपराधी ने लहराया पिस्तौल। बिहार के सुपौल में माध्यमिक परीक्षा के पहले दिन 2 मुन्ना भाई गिरफ्तार। बेगूसराय में जिंदा शख्स को वोटर लिस्ट में मृत किया गया घोषित, पैक्स चुनाव में नहीं दे सका वोट। झारखंड के लोहरदगा में शहादत के बाद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे डीजीपी, नक्सलियों के लैंड माइंस में एक जवान हुआ था शहीद। सवाई माधोपुर में बाराती की हत्या, 2 गुटों की झगड़े में गई जान। और बुलेटिन के इस हिस्से में सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे, जो कि उन्नाव से आ रही है, जहां पर 2 बहनों की संदिग्ध हालत में मौत को लेकर अब मृतका की परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। परिजनों ने किसी तरह की रंजिश से इनकार कर दिया है। दलित बहनों को इंसाफ दिलाने के लिए गांव वाले भी सड़क पर उतर आए हैं। तीनों बहनों की बेहोशी की हालत में ये तीनों बहनें खेत में मिली थी। परिवार वालों के मुताबिक तीनों के हाथ पैर बंधे थे और मुंह से झाग निकल रहा था। परिजनों के मुताबिक तीनों बहनें चारा लेने खेत में गई थी। लड़कियों के चाचा को किसी ने सूचना दी कि ये तीनों लड़कियां बेहोशी की हालत में खेत में हैं, उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं। तीनों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया। वहां 2 को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया, जबकि तीसरी बहन की हालत नाजुक है। उसको इलाज के लिए कानपुर रीजेंसी अस्पताल में रेफर किया गया है। उन्नाव में सन कर देने वाली घटना, खेत में हाथ पैर बंधी मिली लड़कियां, 2 नाबालिग लड़कियों की संदिग्ध मौत, जिंदगी की जंग लड़ रही एक लड़की। आखिर क्या है उन्नाव की ये मौत मिस्ट्री? उन्नाव एक बार फिर से सन्न है। किसी को समझ नहीं आ रहा ये क्या हो गया। 3 बहनें खेत में मिली, हाथ पैर बंधे थे, मुंह से झाग निकल रहा था, हालत गंभीर थी। उम्र भी महज 13 साल, 16 साल और 17 साल। 2 बहनों की मौत हो गई, तीसरी की हालत गंभीर है। अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। खबर उन्नाव के असोहा थाने की है। बबूरा गांव में कल रात खेतों में 3 बहनें बेहद ही गंभीर हालत में मिली। परिजनों के मुताबिक दोपहर 3 बजे तीनों बहनें चारा लेने गई थी, लेकिन जब 7 बजे तक नहीं लौटी तो घर वाले ढूंढने निकले। काफी खोजबीन के बाद तीनों खेत में मरणासन स्थिति में मिली। आनन फानन में तीनों को पास के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन 2 बहनों को बचाया नहीं जा सका। घर में उनके मम्मी है और फिर हमारे भाई है, 2 लड़के बहन के घर पर है, 2 लोगों की शादी हो गई बहन की, और हमारी और वो है घर वाले। इसको लेकर अभी जो पुलिस प्रशासन आया हुआ है, सब कुछ जगह कर रहा है, तो क्या लगता है किसी के ऊपर शक है? किसी सर शक किसी के ऊपर नहीं। अब ये बच जाए तो भाई मालूम तो किसी का, तो यही बता देगी किसी का। फोन आया था कि मतलब खेत गई थी वो 3 बजे लमसम, तो वही 6 साढ़े 6 बजे सूचना मिली कि लोग के हाथ पैर बंधे हुए थे। बस इतनी बात हम जानते हैं और कुछ मालूम नहीं। सर जी ये तो लड़की जब बयान देगी तभी मालूम पड़ेगा, ऐसा हम कुछ बता नहीं सकते सर जी। तो सर जी वही मतलब जैसे गांव के बता रहे हैं वैसे हम भी बता रहे हैं, हम मौके पे थे नहीं हम। जहां मृतक के चाचा और भाई बता रहे हैं कि लड़कियों के हाथ पैर बंधे हुए थे, वहीं मां इससे इनकार कर रही है। वो मुंह से झाग निकलने की बात जरूर कह रही है। जब शाम को आपकी लड़की किस स्थिति में थी? आप वहाँ पे गई थी, लड़की आपकी किस स्थिति में थी? तो हमारे पर ही रहे। तो कैसे मतलब कि उसके हाथ पैर बंधे हुए थे? हाथ पैर ना बंधे रहे, ऐसे परे रहे ऐसे।
तो आपको किसी पे आशंका है? हमको कोई शंका नहीं है, हम किसी के कही दे साहेब, बताओ हमका, हम जब देखा नहीं न किसके कही दे। कितने समय घटना है शाम को? शाम को हम धेरे भैंसी कमते लान है, अरे धेरे से जुड़े तक के लान है, वही की बाद में चारा पानी कीन है, तब हम कहा हमारी लड़की पता नहीं कहा, तो हम खोज करे लागे साहब। सबसे पहले वहाँ लड़की किसने देखा था? सबसे पहले लड़की जिसकी लड़की खत्म हो गई वो ने देखा पहले, फिर वही तो कोई के साथ जहर खाने की सूचना है कि जहर खाया है? अब हम जहर पहर का जाने का खाए का नहीं का, जब हमारे रहे होई तो कहीं तो खाए नहीं है, अब हम का जाने का खाए नहीं है। एक बेटी की हालत गंभीर है, जिसे पहले कानपुर के हैलेट अस्पताल में ले जाया गया, जहां हालत में सुधार न होने की वजह से एक प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया गया। जब यहाँ मरीज यहाँ पर आई है तो बिल्कुल गैस्पिंग में आई थी, उसकी सांस बिल्कुल उखड़ रही थी, मुंह से पूरा झाग आ रहा था, मुंह के अंदर पूरा सेक्रीशंस बहुत भरे हुए थे और उसकी प्यूपिल बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्टेड थी और कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, टोटली अनकॉन्शियस थी। और अभी भी हम लोग तब से उसको मैनेज कर रहे हैं, उसको पूरा ऑक्सीजन दिया जा रहा है। अभी इस समय जो उसकी स्थिति है उससे ऐसा लग रहा है उसका ब्रेन का थोड़ा डैमेज हो गया है, एनोक्सिया में गई है मरीज, तो क्रिटिकली इल है, बचने की उम्मीद इस समय बहुत ज़्यादा नहीं है। दलित बेटियों की संदिग्ध मौत की खबर मिलते ही कानपुर से लखनऊ तक प्रशासन हरकत में आ गया। एसपी, एडीजी से लेकर आईजी तक तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। डीएम ने देर रात परिजनों से मुलाकात की। गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। इसमें अभी तक जो छानबीन और सब लोगों के प्रत्यक्षदर्शियों के जो बयान लिए गए हैं उसके आधार पे और जो डॉक्टर के ओपिनियन है उसके आधार पे कुछ घटनास्थल पे काफ़ी झाग पड़ा हुआ पाया गया है। तो प्राइमा फेसी पॉइजनिंग के भी कुछ सिम्टम्स है और अन्य घटनास्थल को रिकंस्ट्रक्ट करके साक्ष्य को संकलित करते हुए और सभी के बयान लेते हुए घटना के अनावरण हेतु घटना के बारे में पूरी जानकारी करके इसको पूरा रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की जा रही है। उन्नाव कांड 1 से सबक लेते हुए प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जांच के लिए 6 टीमें बनाई गई हैं। जांच जारी है, लेकिन सवाल कई हैं। मसलन तीनों दलित नाबालिग बहनों के साथ क्या। और इस बीच उन्नाव घटना को लेकर हमारे सहयोगी अशोक सिंघल ने बात की है साक्षी महाराज से, जो वहां से सांसद है। उन्नाव में 2 युवतियों के शव मिले हैं और तीसरी की हालत गंभीर बनी हुई है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज जी। साक्षी जी, क्या पूरा मामला है, क्योंकि कई तरह की चीजें आ रही हैं, 2 शव मिले, तीसरी हॉस्पिटल में जांच की जा रही है, मेडिकल टीम गठित कर दी गई है, आप वहां के सांसद हैं, क्या पूरा घटनाक्रम है? जब से मैंने इस दुखदायी घटना को सुना है तब से मैं भी दुखी हूँ। मैं भी प्रशासन से अपने लोगों से संपर्क साधा है कि आखिरकार मामला क्या है, परंतु पुलिस भी अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। परिवार के लोग भी किसी पर आरोप नहीं लगा पाए हैं। 2 की हत्या हो गई, एक बेटी जीवन मौत से जूझ रही है। जो हत्या हो गई उनके सबको मेडिकल के लिए, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मैं निरंतर संपर्क में हूं। ये बहुत ही दुखद और पीड़ादायक है। रिपोर्ट आने के बाद और परिवार की मंशा के अनुरूप हम उनके इस दुर्दर्तो बेटियों को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन योगी जी की सरकार और जिला का प्रशासन अपराधियों को दंड पहुंचाने में कोई कसर छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि वहां पर जंगल राज है, कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है और बहु बेटियां खासतौर से पिछड़ा और दलित की सुरक्षित नहीं है। जंगल राज तो अशोक जी उस समय था जब रोज बलात्कार होते थे और कोई मुख्यमंत्री ये कहता था ये बच्चे हैं, गलती हो जाती है, हरकतें हो जाती हैं, इनको ज्यादा संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। वो था जंगल राज। इस समय तो राम राज्य जैसी सारे प्रदेश में स्थिति है, कुछ अपवादों को छोड़ करके। उन्नाव की जो घटना है बहुत ही दुखदाई है और मैं वहां का सांसद हूं और संत हूं, तो मेरे लिए बहुत ही दुखद है। 2 बहनों की हत्या हो जाना और एक जीवन मृत्यु से जूझ रही है। ये बहुत बड़ी घटना है। जब से मैंने सुना है, फिर दोहराता हूं, तब से मैं बहुत दुखी हूं। अपने लोगों को भी वहां भेजा है मैंने और एसपी डीएम से भी संपर्क में हूं। साक्षी जी, परिवार में से कोई सदस्य कह रहे सीबीआई जांच होनी चाहिए, कोई किसी प्रकार की जांच कर रहा है, आपको क्या लगता है?
मुझे लगता है कि पोस्टमार्टम के बाद पुलिस किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी और इस मामले को लेकर के योगी जी भी गंभीर हैं। अगर हम तत्काल बहुत जल्दी ही कोई निर्णय नहीं निकाल पाते तो परिवार जो चाहता है उसके निवेदन पर भी योगी जी विचार अवश्य करेंगे। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में किसानों ने भारतीय किसानों की तरह ही एक ट्रैक्टर रैली निकाली और इमरान सरकार को अल्टीमेटम दिया। लेकिन बात सिर्फ पाकिस्तानी किसानों की नहीं, बल्कि इन दिनों पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का एक लंबा दौर चल रहा है और ऐसा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में रोजगार की बत्ती गुल है। भारत के हर मामले में अपनी टांग अड़ाने के एक्सपर्ट पाकिस्तान में अब किसान अपनी मांगों पर अड़ गए और ट्रैक्टर लेकर इमरान सरकार के खिलाफ सड़कों पर डट गए। ये तस्वीरें भारत की नहीं, पाकिस्तान की, जहां पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हजारों किसानों ने बढ़ती खाद, बिजली और डीजल की कीमतों के खिलाफ ट्रैक्टर रैली निकाली। पाकिस्तानी किसान नेताओं ने घोषणा की है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो 31 मार्च को ट्रैक्टरों का रुख लाहौर और इस्लामाबाद की तरफ कर देंगे। हमारे ज़रूरी ट्यूबवेलों का बिल 5 रुपए 35 पैसे किया जाए और तमाम किस्म के जो ऊपर टैक्स है उसे खत्म किया जाए। हमारी गंदम 2000 रुपए की जाए और हमारा डीजल की कीमत में आए दिन जो इजाफा किया जा रहा है उसे वापस लिया जाए और खादों की बढ़ती हुई कीमत को वापस लिया जाए। अगर हमारे मुतालबात ना माने तो 31 मार्च को हम अपने ट्रैक्टरों का रुख लाहौर और इस्लामाबाद की तरफ करेंगे। बीज महंगा, खाद महंगी और जो बिजली का रेट है वो 13 रुपए से बढ़ चुका है और हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि क्या सनत को मिल सकता है रिलीफ पैकेज, क्या किसानों को रिलीफ पैकेज नहीं मिल सकता जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है किसान पाकिस्तान का। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि फौरी तौर पर रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए, वरना ये रैली ट्रैक्टरों की रैली इस्लामाबाद की तरफ आएगी। भारत के कृषि कानूनों पर बिन मांगे अपनी राय देने वाली इमरान सरकार की इस ट्रैक्टर रैली पर क्या राय है? क्या इमरान खान पाकिस्तान के किसानों के इस ट्रैक्टर मार्च पर भी वही राय रखते हैं जो वो भारत के किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर रखते आए हैं? क्योंकि अभी 10 फरवरी को ही जब इस्लामाबाद के सरकारी कर्मचारियों ने पाकिस्तानी संसद पर प्रदर्शन किया तो इमरान सरकार ने बदले में उन्हें आंसू गैस के इतने गोले दिए कि चारों तरफ धुआं धुआं हो गया और इस धुएं से निकला इमरान के मंत्री शेख रशीद का ये बयान। 25% तनख्वाहों में इजाफा किया है, थोड़ी बहुत टीयर गैस भी चलाई है, वो भी जरूरी होती है क्योंकि टीयर गैस चलाना भी टेस्ट करना चाहिए टीयर गैस को, कि बड़े अरसे की बेकार पड़ी हुई थी। उसकी थोड़ी सी टेस्टिंग की है, ज्यादा नहीं की है और ज्यादा महफूज है हमारे पास। अभी असल मसला ये है कि 25% हमने सरकारी मुलाजमीन की 1 से लेके 19 ग्रेड की तनख्वाहों में इजाफा किया है जो अरबों रुपए बनता है। इन तस्वीरों में पाकिस्तान की असली हालत बयां होती है। आवाम की आंखों में टीयर यानी आंसू और इमरान सरकार के पास टीयर गैस के गोले। आखिर पाकिस्तान में ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है? बहुत बढ़ी है, डबल डी ट्रिपल चौपल बढ़ी है। कौन सी अशिया है जो आपको लगता है कि उनमें ज्यादा महंगाई हुई है? हर चीज पे महंगाई है, कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसके स्पेशली नाम लिया जाए। सब्जी पे, गोश्त पे, दूध पे, हर चीज। अम्मा आप क्या कहेंगे, महंगाई बढ़ी है इमरान खान की हुकूमत में? बहुत ज्यादा बढ़ी है, इसको कम होनी चाहिए थोड़ा, ताकि गरीब आवाम जो है वो सुकून का सांस ले सके। सब्जी तक महंगी है, गोश्त महंगा है, दालें महंगी है, कुछ तो सस्ता करे ना ताकि आवाम का दिल जीते। हम भी चाहते हैं कि इमरान खान साहब दोबारा आए, लेकिन आवाम का दिल जीते बिना नहीं आ सकते। लेकिन 2.5 सालों में जो उनकी कारकर्दगी रही है वो महंगाई बहुत ज्यादा हुई है। बहुत ज्यादा हुई है, कारकर्दगी तो सही है, महंगाई बहुत ज्यादा है। हम दोबारा लाना चाहते हैं इमरान खान साहब को, लेकिन ये है कि वो थोड़ा महंगाई कम करें ताकि आवाम का दिल जीत सके। यार हर चीज महंगी हुई है, आलू महंगा है, सब्जी महंगी है, पेट्रोल महंगा है, हर चीज महंगी है। कौन चीज सस्ती है? दूध भी महंगा है। हाँ वो उनको बोलो क्रिकेट खेले जाके। वो
अच्छा, तो मसला महंगाई का है, लेकिन पाकिस्तान इतना महंगा क्यों हो गया है? अब हम क्या बताएं, इमरान खान खुद ही बता रहे हैं। महंगाई क्यों बढ़ती है, वजीर आजम ने वजह बता दी। जब डॉलर के मुनिस्बत रुपया गिरता है तो वो महंगाई बढ़नी होती है। तेल महंगा मतलब सारी ट्रांसपोर्ट महंगी, बिजली महंगी, आधी बिजली तेल से बनती है, आधी गैस बाहर से इंपोर्ट होती है वो महंगी, 70% दालें बाहर से आती है वो महंगी, बाहर से आता है घी महंगा, पेट्रोल की कीमत बढ़े फिर महंगी। हम इम्पोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट शुरू कर दें तो हमारा रुपया मजबूत होगा, महंगाई कम हो जाएगी।